एक शहर हरिनगर के बीचों बीच एक पुराना घंटा घर था। उस घंटा घर में एक बड़ी सी घड़ी लगी हुई थी जो लोगों को समय बताती थी, लेकिन कई दिनों से वहाँ से डरावनी आवाजें आने लगी थी, जैसे कोई जोर जोर से गुर्रा रहा हो। जैसे ही रात के 12 बजते घंटे की आवाज और तेज हो जाती। एक रात सोनू और मोनू नाम के दो दोस्त वहाँ से गुजर रहे होते हैं। सोनू और मोनू दोनों ही शराबी होते हैं। सोनू और मोनू को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर सोनू और मोनू वहीं रुक जाते हैं। अरे मोनू, तुमको कोई आवाज सुनाई दी? ऐसा लग रहा है कोई औरत जोर जोर से रो रही है। हाँ सोनू, सुनाई तो दी, लेकिन हम इस डर से नहीं बोले कि तुम कहोगे कि हम तुम्हें डरा रहे हैं। अरे जब सुनाई दी थी तो बताना चाहिए ना। वैसे तो सब राम कहानी हमसे आ करके बक देते हो। अब चुपचाप चलो जल्दी से, हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही वो दोनों चलने लगते आवाज और तेज होने लगती है। ये सुनकर सोनू बोलता है, भैया ये कौनो ऊपरी चक्कर है। मैं तो कहता हूँ भाग ही लो अपनी जान बचाकर। हाँ। ऐसा कहकर सोनू और मोनू भागने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक खूंखार चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? अगर तुम दोनों चले गए तो मेरी भूख कौन मिटाएगा? चलो चलो चलो, अब जल्दी से मेरे पेट में आ जाओ। चुड़ैल, कोई बचाओ हमें, हमें चुड़ैल ने पकड़ लिया है। तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा मुझसे। ऐसा कहकर चुड़ैल मोनू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। ये देखकर सोनू बेहोश हो जाता है। एक बात समझ नहीं आती, जब भी मैं एक को मारती हूँ दूसरा बेहोश क्यों हो जाता है? अगली सुबह सोनू को होश आता है तो वो अपने आप को गांव के अंदर पाता है और गांव वाले उसे घेर कर खड़े होते हैं। मैं यहाँ कैसे आया? मैं कैसे बच गया? मोनू कहाँ है? तभी चुन्नू नाम का गांव वाला बोलता है, भैया यहाँ तुमका तो हम गांव वाले लाए हैं। तुम तो घंटा घर के नीचे बेहोश पड़े थे, दारू ज्यादा पी लिए थे क्या? ये मजाक की बात नहीं है भैया। हमको कल रात उस घंटा घर के नीचे एक चुड़ैल मिल गई थी और उसको पकड़ लिया। बस तब से मैं अभी होश में आया हूँ। पता नहीं क्या की होगी वो चुड़ैल मोनू भैया के साथ। तुम दोनों के दोनों टू मचो कसम से, दोनों के दोनों पक्के दारूबाज। अरे कहीं गिरा होगा किसी नाले में, और कहाँ होगा? और शरारत कोई क्या करेगा? चुन्नू की बात सुनकर बाकी के गांव वाले भी हंसने लगते हैं और सोनू चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आज तुम गांव वाले मेरी बात नहीं मान रहे ना, लेकिन एक दिन पछताओगे। तभी वहाँ गांव के सरपंच आते हैं और बोलते हैं, चुन्नू, तुम्हें इस सोनू का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम्हें भी तो पता है उस घंटा घर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती रहती हैं, लेकिन कोई भी डर कर वहाँ नहीं जाता। कम से कम जा कर के देखें तो सही कि वहाँ है क्या पता कोई चुड़ैल वाकई वहाँ हो। ना सरपंच जी खुद भी डर रहे हैं और लोगों को भी डरा रहे हैं। अरे कुछ नहीं होता चुड़ैल और शैतान। मैं जाऊंगा और खुद देखूंगा कि वहाँ क्या है। फिर गांव वाले और चुन्नू वहाँ से चले जाते हैं। चुन्नू अपने घर जाता है और अपनी बीवी अनारो से सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अनारो, जो कि बहुत गुस्से वाली होती है, चुन्नू से बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? महाराणा प्रताप बने फिरते हो। अरे उस घंटा घर से आवाज आए या मुआ बंद रहे, हमें क्या? तुम्हें वहाँ हीरो बनने को किसने कहा? चुपचाप घर में बैठो, कहीं नहीं जाना। अगर गलती से भी घंटा घर गए तो झाड़ू से ही पीटूंगी तुम्हें, नास मिटे कहीं के। बड़े आए हीरो बनने। अनारा को गुस्से में देख चुन्नू घबरा जाता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है।
अगले दिन चुन्नू का दोस्त टिंकू उसे मिलता है और चुन्नू को बोलता है, अरे क्या हुआ चुन्नू भैया, गए नहीं घंटा घर? उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी ढींग हाँक रहे थे गांव वालों के आगे, अब क्या हुआ है? क्या खी 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 कर रहे हो बंदरों की तरह? एक बार शादी कर लो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि बहुत सूरमा बने फिर रहे हो। जो वो बोलती है वो करती है, और जो नहीं बोलती वो तो पक्का करती है। घंटाघर नहीं गया, समझे? नहीं तो मैं किसी से भी नहीं डरता। हाँ, भाभी का नाम मत लो। अब की बार होली में वो जो हमको पटकी है ना, अब तक हमारी कमर दर्द कर रही है। तुम ठीक ही किए जो नहीं गए घंटा घर, नहीं तो चुड़ैल मारे या ना मारे भाभी तुम्हें जरूर मार डालती। अच्छा हुआ जो तुम उनकी बात मान लिए। लेकिन टिंकू मेरे दोस्त, मैंने गांव वालों के आगे बोल दिया है, अब नहीं जाऊंगा तो बहुत बेइज्जती होगी। अब तो जो भी हो मैं उस घंटा घर में जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम चिंता मत करो चुन्नू भैया, हम आपका साथ दूंगा। एक काम करते हैं, आज रात को हम दोनों साथ में ही चलते हैं और देखते हैं कि क्या रहस्य है उस घर में। फिर टिंकू और चुन्नू रात में घंटा घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन टिंकू डरने लगता है। भैया, यहाँ जाना जरूरी है क्या? मुझको ना जाने क्यों बहुत डर लग रहा है। तुम भी कितने डरपोक हो टिंकू, भला ये भी कोई डरने की बात है, हैं? अरे कोई चुड़ैल या भूत नहीं होता। थोड़ी देर चलने के बाद टिंकू और चुन्नू घंटा घर के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पर चुड़ैल के गुर्राने की आवाजें आ रही होती हैं। अरे भैया, मेरी बात मान लो और यहाँ से चले चलो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ। फट्टू हो यार तुम तो, कसम से जब कह रहा हूँ भूत वूत कुछ नहीं होता फिर भी घबराए जा रहे हो। चलो चुपचाप। फिर चुन्नू और टिंकू घंटा घर के अंदर घुस जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल की जोर जोर से हंसने की आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर टिंकू वहाँ से भागने लगता है। अरे मर गया रे, भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। इससे पहले चुन्नू कुछ समझ पाता टिंकू वहाँ से भाग जाता है। तभी चुड़ैल चुन्नू के सामने आ जाती है। तू नहीं भागा रे। बहुत बहादुर है तू, आज तेरा ही शिकार करूंगी मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल चुन्नू को पकड़ लेती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। उधर टिंकू डरता हुआ गांव में चुन्नू की बीवी अनारो के पास पहुंचता है। चुड़ैल आ गई रे, चुड़ैल, भाभी चुड़ैल। अनारो गुस्से से बाहर निकलती है और टिंकू को जोर से एक थप्पड़ मारती है। क्या हुआ? मुझे काहे चुड़ैल बोले जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? अरे भाभी, मैं भला आपको चुड़ैल क्यों बोलूंगा? वो चुन्नू भैया को घंटा घर वाली चुड़ैल ने पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से मैं जान बचाकर भागा हूँ। टिंकू और अनारो की बात सुनकर और भी गांव वाले और सरपंच जी वहाँ आ जाते हैं। टिंकू उन्हें सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सरपंच जी बोलते हैं। गाँव वालों, आज अपने गाँव के एक और आदमी की जान खतरे में है, हमें मिलकर उसकी जान बचानी होगी। अगर वो जिंदा है तो हम उसे बचाकर जरूर लाएंगे। सब गांव वाले अपनी मशालें जला लो। सरपंच जी की बात मानकर सारे गांव वाले हाथों में मशाल जलाए हुए घंटा घर पहुंच जाते हैं। घंटा घर में चुड़ैल ने चुन्नू को बड़े घंटे में बांध रखा होता है। वाह, बहुत एकता है तेरे गांव में, तुझे बचाने के लिए पूरा गांव एक होकर आ गया। लेकिन अब ये सब मरेंगे। गांव वालों को देखकर चुन्नू चिल्लाता है। गांव वालों, इस घंटा घर के अंदर एक कब्र में इस चुड़ैल का शरीर है। अगर हम उसे जला दें तो ये चुड़ैल भी मर जाएगी। ये जलाएंगे तो तब जब ये उस तक पहुँचेंगे, मैं अभी इस घंटा घर का दरवाजा बंद कर दूंगी। लेकिन चुड़ैल कुछ करती उससे पहले ही गांव वाले घंटा घर के दरवाजे को जला देते हैं और टिंकू घंटा घर के अंदर चला जाता है और चुड़ैल के शरीर को जला देता है। जैसे ही चुड़ैल का शरीर जलने लगता है, चुड़ैल भी जलने लगती है। अरे मर गई रे, मुझे छोड़ दो,
जाने दो, मैं ये गांव छोड़ दूंगी। फिर गांव वाले चुन्नू को घंटा घर से छुड़ाकर वापस गांव में लेकर चले जाते हैं। शहर के एक सुनसान और संकरी गली में जहां हर शाम अंधेरा अपनी चादर बिछा लेता था, लेकिन न जाने कहां से एक पुराना स्टॉल अचानक प्रकट हो जाता था। रुमाली रोटी और चाप। इस स्टॉल के बारे में लोगों में अफवाहें फैल चुकी थी, लेकिन जो भी पास से गुजरता वो इसको खाए बिना नहीं रह पाता और वो अनजाने में उस रहस्य का हिस्सा बन जाता। यहाँ कुछ तो अजीब है, जैसे समय ही रुक गया हो और भूख इतनी लगी है कि एक कदम भी चला नहीं जा रहा है। क्या हम यहाँ रुककर कुछ खा लें? लेकिन ये ठंडक, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। सीमा के कहने पर विजय रुक जाता है। ये लीजिए आपकी रुमाली रोटी और चाप। सीमा और विजय रुमाली रोटी और चाप खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद ही वो गायब हो जाते हैं। किसी को नहीं पता वो कहाँ गया। तभी एक दिन, एक ठंडी और बूंदाबांदी वाली शाम, जब हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, राहुल नाम का एक युवक, उसकी दोस्त रूपाली भी उस गली में पहुंच जाते हैं। ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसा मैंने फिल्मों में देखा था, उतनी ही शांत और कितनी धीमी रोशनी है। यहाँ पर माहौल भी काफी रहस्यमय लगता है। जैसा नाम वैसी जगह। राहुल वहाँ खड़े हुए एक आदमी के पास जाकर पूछता है, आप कौन हैं? क्या आप यहाँ पर काम करते हैं या आप भी यहाँ पर खाने आए हैं? लेकिन स्टॉल पर खड़ा व्यक्ति, जिसकी पहचान करना मुश्किल होता है, उसकी आंखों में एक अजीब चमक होती है, मानो वो कुछ बता रहा हो। जैसे राहुल ने धीरे से आगे बढ़ना चाहा, उसे अपने अंदर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। मैं यहाँ चटनी बनाता हूँ। यहाँ क्या चल रहा है? कोई मुझे बताएगा? अगर तुम यहाँ काम करते हो तो मेरे लिए रुमाली रोटी और चाप ले आओ, मैं यहीं बैठा हूँ। तभी एक औरत बाहर आती है और रुमाली रोटी बनाने लग जाती है। खाना मैं बनाती हूँ, वो बस यहाँ चटनी बनाता है। उसको लगता है मानो रुमाली रोटी की हर एक परत में कोई छुपा हुआ राज है। लो, ये रहे तुम्हारी रुमाली रोटी और चाप। तभी राहुल की नजर रोटी पर पड़ती है, जिस पर अजीब सा निशान बने हुए हैं, मानो किसी ने उनमें अपना संदेश लिख दिया हो, जो पहले से कहीं अधिक डरावने प्रतीत हो रहे थे। ये निशान, क्या ये चेतावनी है या फिर कोई दांव पेच? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दिमाग फटा जा रहा है, ना जाने क्या है यहाँ। राहुल फिर रुमाली रोटी और चाप खाने लग जाता है, लेकिन रूपाली खाने से मना कर देती है। ये चाप और रुमाली रोटी तो इतनी कोई खास भी नहीं है, इसमें क्या ही रहस्य हो सकता है। तभी उसी समय स्टॉल के पीछे से एक धीमी खुरदरी हंसी सुनाई देती है। राहुल मुड़कर देखता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो महसूस करने लगता है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है, जल्दी खाओ फिर चलते हैं। रात का सन्नाटा और भी घना हो जाता है। अचानक एक धुंधली आकृति स्टॉल के पास प्रकट होती है। ये तो एक चुड़ैल है। जो मेरे चाप का स्वाद लेगा वो इस रहस्य का हिस्सा बन जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये रहस्य क्या है? उसकी आवाज में एक पुरानी पीड़ा और क्रोध की आहट थी। चुड़ैल ने बिना किसी उत्तर के अपने हाथों से हवा में कुछ उड़ा दिया, जिससे आसपास के माहौल में धुंध और अंधकार फैल गया। रात के अंधेरे में राहुल ने देखा कि स्टॉल के आसपास हर चीज बदलने लगी थी। समय का पहिया रुक सा गया था। तभी वहां रूपाली आ जाती है और ये नजारा देखने लगती है और बहुत डर जाती है। राहुल, राहुल तुम यहाँ अकेले मत रहो, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। चुड़ैल रूपाली की आवाज सुनते ही अपने सामान्य रूप में आ जाती है। नहीं रूपाली, तुम जाओ, मुझे यहीं रुकना है और ये जो भी रहस्य है इसका पता लगाना है। अगर मैं घर गया तो मैं भी दूसरों की तरह गायब हो जाऊंगा। रूपाली बहुत डरी हुई थी, तो वो वहां से वापस चली जाती है। उसके बाद हर पल जैसे जैसे घड़ी की सुइयां धीमी होती जाती हैं, हर कदम पर डर और रहस्य गहराता जाता है। स्टॉल के पास आने वाले लोगों के चेहरे पर भी अजीब सी असमंजस झलकने लगी। मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? फिर से वही चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। अब तुम भी यहीं रह जाओगे। रात के करीब 2 बजे जैसे बारिश तेज होने लगती है, राहुल देखता है कि चुड़ैल के चारों ओर काले धुएं के गुबार उभरने लगते हैं। ये हमारा आखिरी शिकार है, अब हमें इस जगह को छोड़ना होगा। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और पुराने क्रोध की झलक थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। दुकान के अंदर से आवाज आ रही होती है, सारा सामान पैक कर लो, यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है, सुबह होने वाली है। ठीक है,
मैं सब ठीक करता हूँ। तभी राहुल को किसी बच्ची की आवाज आती है। माँ, लेकिन हमें यहाँ से क्यों जाना होगा? यहाँ मुझे अच्छा लगता है। अब हमारे बारे में इंसानों को पता लग चुका है। इससे पहले वो हम पर हमला करे, हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। राहुल बेहोशी की हालत में ये सब सुन रहा होता है। लेकिन इस लड़के का क्या करें? हमें इसे खत्म करना होगा। माँ, ये तो बेहोश है, ये हमारा क्या करेगा? ये हमारे बारे में जानकारी लेने आया था, इसको तो मारना ही होगा। जब हम यहाँ से जा रहे हैं तो इसको क्यों मारना है? इसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। आज तक हमने इतने लोगों को गायब किया, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे पास आकर कुछ बोलने या करने की। लेकिन ये आज खुद आया है, कल लोगों को लेकर आ सकता है। चुड़ैल गुस्से से राहुल को एक थप्पड़ मारती है। जाने दो माँ, जाते जाते क्यों किसी को मारना। राहुल की नींद सुबह सुबह अपने कमरे में खुलती है। अब सारा अंधेरा गायब हो चुका था, पर रहस्य कहीं ठहरा हुआ था। राहुल ने अपने अनुभवों को समझने की कोशिश की, पर हर बार उसकी यादों में केवल अंधेरा और रहस्यमय साए ही उभर आते। उसने शहर के पुराने कागजों और किताबों में खोजा, पर चुड़ैल और उसके स्टॉल के बारे में कोई प्रमाण नहीं मिला। तो वो रूपाली के पास जाकर पूछता है, रूपाली, क्या तुम ठीक से कल रात घर आ गई थी? लेकिन कल रात तो मैं कहीं गई ही नहीं थी, बस तुम्हारे घर आई। हमने लूडो खेला जिसमें मैं जीती थी, याद है ना तुम्हें तुम्हारी हार? ये सब तुम क्या बोल रही हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तुम मुझे वापस घर ले जाने आई थी, लेकिन उस चुड़ैल के डर से तुम अकेले ही घर आ गई थी। चुड़ैल? तुम अपनी माँ को चुड़ैल बोल रहे हो? अभी बताती हूँ आंटी को। नहीं मेरी माँ नहीं, रुमाली रोटी वाली चाप। क्या तुम्हें सच में कल का कुछ नहीं याद? हुआ होता तब तो याद होता ना। जंगल की तरफ जाएंगे तो शेर तो खाएगा ही ना, वो भी रात में। जंगल? लेकिन वहाँ तो एक गली थी ना। तुम्हें पता नहीं क्या हो गया, चलो मेरे साथ। रूपाली राहुल को अब जंगल में लेकर जाती है। देखो कहाँ है कोई गली। तुमने जरूर कोई गंदा और बुरा सपना देखा होगा। यही तो वो औरत और वो आदमी रुमाली रोटी और चाप बेचते थे। एक रात में इतना सब कैसे बदल सकता है? अब घर भी चलना है या यहीं शेर के हवाले होने का इरादा है? राहुल रूपाली घर आ जाते हैं, लेकिन राहुल को समझ नहीं आ रहा होता कि ये उसके साथ क्या हुआ। उसको जो याद होता है उतना उसके मन को शांत करने के लिए सही नहीं होता। कल मैंने वही तो रुमाली रोटी और चाप खाई थी, और रूपाली भी वही थी। अब मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? क्या ये मेरी कल्पना थी, या फिर इस शहर के गहरे अंधेरों में छुपा हुआ कोई सत्य? उसके मन में अनसुलझे सवाल, लगातार चल रहे रहस्य और भयावह अनुभवों की गूंज थी। उसके बाद से राहुल एकदम चुप सा हो जाता है। चलो ना राहुल, बाहर एक स्टॉल आया है। ये सुनकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो भाग के बाहर जाता है, लेकिन वो स्टॉल नहीं था। ये तो आइसक्रीम का स्टॉल है। हाँ तो तुम्हें क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं, मैं अंदर जाता हूँ, तुम खा लो। जाने इसको क्या हो गया है। गली में आज भी जैसे ही कोई स्टॉल आता है तो राहुल इतना घबरा जाता है। रहस्य की गहराई में डूब जाना कभी कभी आपकी आत्मा के लिए बहुत भारी पड़ जाता है। और राहुल खुद को मार डालता है। जानते हैं कि आपका नाम भी हमारे कार्टून वीडियो में आ सकता है, और आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं अभिजीत, प्रीति, मालती, साक्षी, इमरान, अनीक, सुमित्रा, निशांत, ज्योति, अहना, रहमत, सानिया, अभिनव, विष्णु, आशीष। आपका नाम और अच्छे कमेंट हमारे अगले वीडियो में देखने के लिए अभी हमारे फेयरी टून्स हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपका नाम कमेंट में लिखिए, और स्क्रीन के ऊपर जो अगला वीडियो दिख रहा है उस पर क्लिक करके उसमें भी अपना नाम लिख दीजिए। आपका नाम हमारे कार्टून वीडियो में जरूर दिखाया जाएगा। एक गांव में राजा नाम का एक भिखारी रहता था। वो गांव में घूमकर लोगों से भीख मांगकर गुजारा किया करता था। वो अपनी किस्मत को कोसता रहता था। एक दिन राजा अपने दोस्त रईस भिखारी से, हाय रे मेरी किस्मत, क्या किस्मत है यार। दूसरे लोगों को देखो क्या मजे कर रहे हैं, और मैं यहाँ सबसे भीख मांगता रहता हूँ। अरे क्या राजा भाई, जब देखो किस्मत को कोसते रहते हो। ठीक ठाक तो कट रही है, अपनी खाने को 2 वक्त की रोटी और पहनने को कपड़ा मिल जाता है, और क्या चाहिए। अबे रईस, एक तो तेरी गंदी शक्ल और बात भी वैसी ही करता है। क्या कट रही है? ये सड़ेले कपड़े जो दूसरों के हैं, रोटी
वो भी बासी। हाय रे मेरी किस्मत, दोस्त भी मिले तो नास मिटे झंडू टाइप, वो भी मेरी किस्मत की तरह। अरे यार तेरे से तो बात करना ही बेकार है, बड़ा ही घोड़ू टाइप है तू तो यार। अबे तो जाना, वैसे भी तेरे जैसे झंडू दोस्त ना ही हो तो ठीक है, किस्मत पे पनौती लगा कर बैठे हैं। वैसे भी मैं अब नए दोस्त बनाऊंगा, वो भी अमीर, बिल्कुल फिल्मी आमिर खान, फारूक खान और सलमान खान टाइप। अबे तेरी शक्ल देख, फिर तेरी अक्ल देख। अबे तू भिखारी है, कोई नेता नहीं, समझा? वो दोनों ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी ये सारी बातें वहाँ से गुजर रही एक भूतनी सुन लेती है और सोचती है, अरे वाह क्या बेवकूफ लड़का है, अपनी किस्मत को ही गालियां बक रहा है, क्यों न इसके शरीर में चली जाऊं, मजा आ जाएगा। और मेरी खून पीने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। उधर राजा और रईस एक दूसरे से बात करने में व्यस्त होते हैं। एक बार बस किस्मत चल जाए बस अपनी। चल भाई मैं तो चला, तू देख शेख चिल्ली के सपने। ऐसा कह के रईस वहाँ से चला जाता है। उधर राजा, हंसो हंसो, एक बार मैं अमीर हो जाऊं फिर देखना। राजा ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी भूतनी उसके सामने आ जाती है। कौन हो तुम और मुझे कैसे जानती हो? अरे राजा जी, लेकिन तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमीर भी बना सकती हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी पड़ेगी और जैसा मैं कहूँ वैसा तुम्हें करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनते ही राजा को लालच आ जाता है। फिर राजा लालचवश बिना उस भूतनी की बात सुने ही हाँ बोल देता है। राजा, मैं एक भूतनी हूँ, अब मैं तुम्हारे शरीर में ही रहूंगी और अब से तुम्हारे शरीर पर मेरा कब्जा रहेगा। मैं जब चाहूँ बाहर आ सकती हूँ और जब चाहे बाहर जा सकती हूँ। ऐसा कहकर वो भूतनी राजा के शरीर में प्रवेश करने लग जाती है। अरे भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, ये ससुरी का इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या अमीर बनने में इतना दर्द होता है? थोड़ी देर में भूतनी राजा के शरीर में पूरा प्रवेश कर जाती है। राजा की आंखें लाल हो जाती हैं। तभी वहाँ पे गरीब दास आता है जो कि उस गांव के सबसे अमीर लोगों में से एक होता है। अरे राजा, अकेले क्यों बैठे हो? ये लो 10 रुपए, जाके पार्टी करो। अबे ससुरी के 10 रुपए में पार्टी, ये ले 20 रुपए, तू जाके 1000 लोगों को खाना खिला। राजा, ये क्या बदतमीजी है तो तू भिखारी, लेकिन तेरी जबान 10 गज की है। ऐसा सुनते ही राजा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे पटक देता है और उसे मार देता है। भिखारी बोलता है। और फिर राजा उसका खून पीने लग जाता है। उसके बाद राजा गरीब दास के सारे पैसे लूट लेता है और अपने घर चला जाता है और सो जाता है। अगले दिन सुबह रईस आता है और घर के बाहर से राजा को आवाज लगाता है। अरे राजा, अरे राजा, कहाँ हो यार? देखो क्या हुआ, गरीब दास को मार दिया किसी ने। अरे क्यों शोर मचा रहे हो? अरे गरीब दास ही तो मरा है ना, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी। मरने दो ससुरे को। अरे राजा, तुम्हें तो कोई दुख नहीं हुआ, इंसानियत मर गई है लगता है। ओ भाई, इंसानियत के देवता, चला जा यहाँ से, नहीं तो तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा। ऐसा कहकर राजा रईस को वहाँ से भगा दे और उसी रात वहीं से एक और अमीर आदमी फकीर चंद वहाँ से गुजर रहा होता है। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम से कुछ दे दे। भगवान तुझे लंबी उम्र देगा, तुझे खूब पैसे देगा। हट भिखारी, जहाँ भी अमीर आदमी देखो गले पड़ने लगते हो। चल हट, बदबूदार कहीं का। गले पड़ने? अब तेरे गले ही तो पड़ने आया हूँ।
ऐसा कहकर राजा फकीर चंद की गर्दन तोड़ देता है और उसका खून पीने लगता है और फिर फकीर चंद के सारे पैसे निकाल लेता है। उसके बाद राजा आए दिन शहर के किसी न किसी अमीर व्यक्ति को मार देता और खून पीने के बाद उसका सारा पैसा लूट लेता। धीरे धीरे राजा इन लूटे हुए पैसों से काफी अमीर बन गया, जिसकी वजह से उसके दोस्त ही उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। अरे रईस, तोहार दोस्त राजा तो लागत है काफी अमीर हो गया है, खूब ठाक से राहत है आजकल। कुछ तो गड़बड़ लागत है हमका, इतना जल्दी तो वो अंबनिया भी अमीर नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ अगर वो अमीर हो गया? तेरी क्यों चल रही है? वो मेरा दोस्त, मेरा भाई है, समझा? ऐसा कहकर रईस राजा के पास जा रहा होता है, तभी वो राजा के घर की खुली हुई खिड़की से अंदर झांकता है और उसके होश उड़ जाते हैं। अंदर वो भूतनी और राजा बातें कर रहे होते हैं। अरे भूतनी जी, अब मेरा पीछा छोड़ दो। आपने काफी लोगों का खून करवा दिया मेरे हाथों और काफी खून भी पी लिया है। अब तो पीछा छोड़ दो मेरा। तेरा पीछा छोड़ दूं? तुझे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। मुझे खून मिला और तुझे पैसा, यही तो शर्त थी हमारी। ये सब देखकर रईस काफी डर जाता है और वापस जाने लगता है। तभी राजा वहाँ आ जाता है। दोस्त, मुझे बचा लो इस भूतनी से। मेरे लालच की वजह से मैं इस भूतनी के चक्कर में फंस गया। मैंने तेरे जैसे दोस्त की भी कद्र नहीं की, मुझे माफ कर दे यार। अरे दोस्त, रोता क्यों है? मेरे होते हुए कोई तुझे छू भी नहीं सकता। तू चिंता मत कर, मैं इस भूतनी का कुछ इलाज करता हूँ। ऐसा कहकर रईस वहाँ से चला जाता है। वो सोचते हुए जा ही रहा होता है कि तभी उसे वहाँ कुछ फकीर दिखते हैं। वो उन फकीरों के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है। अरे बेटा, डरने की जरूरत नहीं। ऐसी कई रूहों और भूतनियों से हम निपट चुके हैं। तू डर मत, हम तेरे साथ चलते हैं। ऐसा कहकर वो सारे राजा के घर की तरफ जाने लगते हैं। उसी समय राजा भी वहीं आ जाता है। उस पर भूतनी का साया चढ़ चुका होता है और वो गुस्से में बोलता है। तो रईस, बहुत दोस्ती निभा रहा है तू। इन फकीरों को लाया है अपने दोस्त को बचाने। अब तो इस दोस्ती के चक्कर में तू भी मरेगा। चुप, तुझे जो करना है कर। ऐसा सुनते ही राजा रईस पर हमला कर देता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे रईस वहीं बेहोश हो जाता है। दोस्ती निभाएगा, ले निभा। बस शैतान बस, अब रुक जा। बहुत देर से तेरी शैतानी देख रहा हूँ, बस अब नहीं। तू रोकेगा मुझे? अब तो मैं पहले तेरा ही खून पीऊंगा। ऐसा कहकर राजा फकीर की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन फकीर उसी समय अपने ऊपर एक ताबीज डाल देता है। ताबीज के राजा के ऊपर गिरते ही राजा दर्द से तड़पने लगता है और वो भूतनी उसके शरीर से बाहर आ जाती है। अरे दुष्ट फकीर, मेरे ऊपर क्या डाल दिया? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई। थोड़ी ही देर में वो भूतनी पूरी तरह जल जाती है और उधर रईस को भी होश आ जाता है। एक समय की बात है, एक छोटे से शहर में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में राजू, उसकी बीवी सुमन और 2 बच्चे पलक और राहुल रहते थे। राजू ढंग से कोई काम धंधा नहीं करता था और अक्सर शराब पीकर सुमन को मारता पीटता था। सुमन राजू की शराब पीने की आदत से बहुत ही परेशान थी, पर वो करती भी तो क्या। एक रात जब सुमन अपने बच्चों को खाना खिला रही होती है, तभी शराब पीकर राजू वहाँ आ जाता है। ए सुमन, मुझे पैसे दे, मुझे शराब पीनी है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो आप सुबह ही ले गए। झूठ मत बोल, समझी? मुझे अभी के अभी पैसे दे। मैंने कहा ना पैसे नहीं है।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम कल क्या खाएंगे। कोई दुकान वाला अब हमें उधार भी नहीं देगा क्योंकि हमने उसके पहले के पैसे भी नहीं दिए। आप कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? ऐसे कब तक घर चलेगा? मैं जो थोड़ा बहुत लोगों का काम करके पैसे कमाती हूँ उससे गुजारा हो पाना बहुत मुश्किल है। मैंने तुझसे पैसे मांगे हैं और तू मास्टरनी की तरह भाषण देने लगी। अगली सुबह जब राजू बाहर आंगन में बैठा होता है तो अचानक उसके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। सुमन, सुमन, जल्दी आओ, मैं मर जाऊंगा रे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। सुमन भागती हुई राजू के पास जाती है और जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करता है। आपके पति की रिपोर्ट्स आ गई हैं। दरअसल दारू पीने के कारण राजू का लीवर खराब हो रहा है, इसलिए हमें राजू का जल्द से जल्द इलाज करना होगा। अब बस आप जल्द से जल्द 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लीजिए। इतने सारे पैसे हम कहाँ से लाएंगे? सुमन राहुल को ले आती है और फिर घर घर जाकर काम मांगती है। मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई काम हो तो बताओ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है। सुमन एक के बाद एक जाने कितने घरों में जाकर काम मांगती है पर उसे कहीं काम नहीं मिलता। थक हार कर वो खंडर से दुकान के बाहर आकर बैठ जाती है। अब मैं क्या करूं? भगवान मेरी मदद करो, मुझे अपने पति को हर हाल में बचाना है। सुमन उस दुकान के बाहर बहुत देर तक बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ती है। अरे, इस दुकान का दरवाजा तो खुला पड़ा है। सुमन अंदर जाकर देखती है तो अंदर दुकान बिल्कुल खंडहर पड़ी होती है। उसे वहाँ देखकर पता चलता है कि वो एक हलवाई की दुकान है और जाने कब से बंद पड़ी है। सुमन इधर उधर देख ही रही होती है, तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आती है। कौन है वहाँ? किसकी हिम्मत हुई यहाँ आने की? कौन? मैं सुमन। सुमन इतना बोलती ही है कि चुड़ैल उसके सामने आ खड़ी होती है। चुड़ैल, लगता है तेरी मौत आई है जो तू मेरी दुकान में चली आई। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तुझे ना मारूं? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने मेरी दुकान में घुसने की हिम्मत की है, तुझे मरना तो पड़ेगा ही। चुड़ैल सुमन का गला पकड़ लेती है और वो उसे मारने लगती है। मुझे छोड़ दो, तुम जो बोलोगी वो करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे, उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। क्यों, उनका बाप भी मेरी तरह मरकर भूत बन गया है क्या? नहीं, वो हर वक्त शराब के नशे में रहते हैं जिसकी वजह से उनका लीवर खराब होने लगा है, जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। मैं तो काम ढूंढने निकली थी और बस थक कर यहाँ बाहर आकर बैठ गई। फिर मैंने दरवाजा खुला देखा तो अंदर आ गई। क्या तू सच बोल रही है? और ऐसे बेकार पति को मरने ही दे तो अच्छा होगा। अगर मैं झूठ बोलूं तो बेशक आप मुझे मार देना और मुझे यकीन है कि वो सुधर जाएंगे। चुड़ैल को सुमन की दुख भरी कहानी सुनकर उस पर दया आ जाती है। बता, मैं तेरी क्या मदद करूं? आप मेरी मदद करोगी? सच में? हाँ, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। क्या मैं आपकी इस दुकान का इस्तेमाल कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो बस मुझे ये दुकान कुछ दिनों के लिए दे दो। यहाँ सब सामान भी है, मैं इसकी साफ सफाई कर दूंगी। चुड़ैल एक चुटकी बजाती है और पूरी दुकान की सफाई खुद ब खुद होने लगती है। सुमन ये देख हैरान रह जाती है। चुड़ैल दोबारा चुटकी बजाती है तो वहाँ एक साइड गैस चूल्हा, बड़ी सी कढ़ाई, बाकी बर्तन और खाने का खूब सारा सामान। क्या ये मैं सपना तो नहीं देख रही? बिल्कुल भी नहीं। अब तू इसमें जो चाहे वो बनाकर अपनी दुकान में बेच सकती है। पर मैं क्या बनाऊं? एक काम कर, तू दुकान पर बैठ और मैं यहाँ अंदर बैठकर समोसे बनाती हूँ, फिर तू उनको बेचना। तुमको समोसे बनाने आते हैं? ये दुकान पहले मेरे पति की ही थी, मैं यहाँ समोसे बनाती थी, पर एक दिन दूसरी शादी के चक्कर में मुझे खौलती कढ़ाई में धक्का दे दिया और मैं मर गई। उसके बाद मैं एक चुड़ैल बन गई और मैंने अपने पति से अपनी मौत का बदला ले लिया। उनकी इस दुकान को चलने ही नहीं दिया और मैंने उसको इतना डरा दिया कि उसे यहाँ से भागना पड़ा। ये तो बहुत ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। उसके बाद चुड़ैल कढ़ाई में खूब सारा तेल डालती है। एक तरफ वो आलू का ढेर लगाती है और क्या फटाफट समोसे बनाती है कि सुमन की आंखें तो फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, तुमने तो कमाल कर दिया। भूलो मत, मैं एक चुड़ैल हूँ और मुझ में कुछ जादुई शक्तियाँ हैं। चलो अब जल्दी से ये समोसे दुकान में रखो
और बेचना शुरू कर दो। आज तुम लोगों को मुफ्त के समोसे खिलाओ और फिर जब लोग मेरे हाथ के समोसों का स्वाद एक बार चख लेंगे तो दोबारा जरूर आएंगे और फिर कल से तुम इन्हें सस्ते दामों में बेचना, फिर सब तुमसे ही समोसे लेने आएंगे। बस फिर क्या, सुमन जल्दी से पूरी दुकान समोसे से भर देती है और बाहर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है आज समोसे मुफ्त हैं और कल से सिर्फ 2 रुपए का एक समोसा। लोग आते जाते सुमन को उस दुकान में समोसे बेचते देखते हैं। अरे कल तक तो ये दुकान खंडहर थी, तुमने कब ये दुकान खोल ली? जी बस आज ही खोली है, आप समोसे खाकर तो देखिए, आपने ऐसे समोसे कभी नहीं खाए होंगे। वो आदमी एक समोसा खाता है तो बस खाता ही रह जाता है। उसके बाद बोर्ड देखकर वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आप सभी एक एक करके आइए, सबको समोसे मिलेंगे, चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर में सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। सुमन फिर से अंदर चुड़ैल के पास जाती है और उससे और ज्यादा समोसे लेकर आती है। फिर से सारे समोसे खत्म हो जाते हैं और सुमन बार बार समोसे लेने अंदर चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल भी फटाफट समोसे बनाकर तैयार रखती है। पूरा दिन दुकान के आगे लोगों की भीड़ लगी रहती है। बस फिर शाम हो जाती है। अब मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, कल सुबह जल्दी दुकान खोलनी है तो तुम भी जल्दी आ जाना और ये कुछ समोसे घर ले जाओ, तुम और बच्चे खा लेना। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी बहुत मदद की है। उसके बाद सुमन समोसे लेकर अपने घर चली जाती है और सबको भरपेट समोसे खिलाती है। तुम सुबह से कहाँ गई थी और ये समोसे कहाँ से लाई हो? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं थे, सच सच बता कहाँ गई थी? सुमन बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है और राजू को सच नहीं बताती, इसलिए राजू सुमन को खूब मारता है। बस रोज सुमन जल्दी उठकर दुकान खोल लेती, फिर चुड़ैल खूब सारे समोसे बनाती और सुमन उनको सस्ते दाम पर बेचती। इतने सस्ते और स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए हमेशा दुकान के सामने लोगों की भीड़ रहती थी। धीरे धीरे करके सुमन खूब सारे पैसे इकट्ठे कर लेती है। एक दिन राजू सुमन से बोलता है, कैसी बेशरम औरत है तू जो रोज सुबह गायब हो जाती है और रात रात को घर लौटती है। राजू सुमन को बहुत मारता है पर सुमन फिर भी राजू को कुछ नहीं बताती। राजू को हमेशा लगता था कि सुमन गलत है और उसे आए दिन गालियां देता मारता पीटता था। एक दिन राजू चुपके से सुमन के पीछे पीछे जाता है और सुमन को समोसे बेचते देख लेता है। दुकान के बाहर इतनी भीड़ देखकर राजू हैरान रह जाता है। फिर राजू अंदर दुकान में घुस जाता है तो वहाँ एक चुड़ैल को समोसे बनाते देख कांपने लगता है। चुड़ैल, बाप रे, कोई मुझे बचाओ। तो तू ही है वो पियक्कड़ राजू जिसकी वजह से बेचारी पूरा दिन इतनी मेहनत कर रही है। तुम मुझे और सुमन को जानती हो? हाँ, मैं तुझे जानती हूँ। मुझे सुमन ने तेरे बारे में बताया कि उसे तेरे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है और इसलिए मैं उसकी मदद कर रही हूँ। फिर चुड़ैल उसे सारी बात बताती है कि कैसे सुमन उसकी दुकान के बाहर रो रही थी। राजू को जैसे ही सारी बात पता चलती है उसे खुद पर शर्म आने लगती है। मैंने हमेशा उस पर शक किया और उसे बहुत मारा, पर वो तो मेरे लिए पैसे जमा कर रही थी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम मिलकर इस दुकान को चलाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। जल्दी ही दोनों इतने पैसे जोड़ लेते हैं जिससे राजू का इलाज हो जाता है और वो ठीक भी हो जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।